Hello students, here is Swaminarayan. Today we start with global environment issues, chapter number 8, unit number 3. Okay. इंट्रोडक्शन. ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज क्या है, हमने एक आगे लेक्चर लिया था, उसमें पढ़ा था ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यू क्या है, उसमें क्या इंक्लूड होता है. दैट इज द इंट्रोडक्शन. In the present day scenario, the world community has realized the importance of environment. Significant changes has taken place in the global environment और global ecosystem. तो अभी सिनारियो क्या है कि जो भी कम्युनिटी है उसको पता चल रहा है कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है. ओके. और उसकी वजह से जो भी ग्लोबल इकोसिस्टम है उसमें भी changes हो रहा है. Okay. Has realized the importance of environment. Significant changes has taken place in the global ecosystem. जो भी कम्युनिटी है, वर्ल्ड कम्युनिटी, उसको पता चल रहा है कि जो भी एनवायरमेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस, दैट मीन्स एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल इकोसिस्टम में भी चेंजेस हो रहा है. एंड द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द ग्लोबल इकोसिस्टम आर, तो जो भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन अर्बनाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल एक्सेट्रा. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, जो भी जो पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का जो भी चेंज है उसमें भी चेंज होता है. दैट मीन्स जो भी पॉपुलेशन है, अभी फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है बट उसके रहने के लिए घर चाहिए, देन फूड चाहिए, वाटर चाहिए, अदर नेचुरल जो भी रिसोर्सेस है वो चाहिए. तो वाटर है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है वो चाहिए, मैन मेड रिसोर्सेज है वो चाहिए. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो भी हमें जो सप्लाई करना चाहिए वो डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, हम नहीं कर पाते. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई है अभी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हैज़ रिजल्टेड इन मोर कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ज़्यादा इंडस्ट्री क्रिएट होने से और डेवलप होने से क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा यूज़ होने लगा है और मोर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. और उसकी वजह, उसकी जो इंडस्ट्री में से जो भी पॉपुलेशन होता है उसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो बिगड़ रही है, बिकॉज उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ओके, सॉलिड वेस्ट, वो सब क्रिएट होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. Urbanization has resulted in an imbalance in villages and cities by the migration of people toward the urban areas, which has deteriorated the quality of air, water, land of urban areas. दैट मीन्स जो भी गांव की पब्लिक है वो क्या कर रही है अभी, अर्बनाइजेशन, दैट मीन्स व्हाट, तो सिटी डेवलप है. अभी गांव में क्या है, तो गांव में आपके लिए जो भी बिजनेस करने के लिए गांव की पब्लिक क्या कर रही है, अभी शहर में जा रही है, बिकॉज गांव में काम मिलता नहीं है. शहर में सिटी में काम मिलेगा और उसका जो भी क्या बोलते हैं उसको, अर्बनाइजेशन, दैट मीन्स गांव की पब्लिक है ना शहर में ट्रांसफर हो रही है, जा रही है. क्यों, बिकॉज उसको काम काज मिलेगा, उसकी वजह से वो टिक पाएगी. ओके. गांव में इतना काम नहीं मिलता है तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, गांव सभी खाली पड़े हैं और अर्बन एरियाज में सभी पब्लिक जो भी है, पीपल है, गांव के लोग हैं, वो वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और उसकी वजह से क्या है, उसका एयर, वाटर, लैंड, वो सब अर्बन एरिया का क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. ओके. तो मेन रीजन क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने में, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल. मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या है, तो modern lifestyle of people has contributed a lot in degrading our environment.
तो पहले क्या होता था कि भाई चलो हम बाहर जाते थे, पानी पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमें क्या वहाँ पे एक पानी सेल करने वाला मिल जाता था, ग्लास में पानी भर के देता था, 1 रुपी देते थे और हमें पानी मिलता था। अभी क्या है, पाउचेस वगैरह मिलता है पानी के। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल बढ़ रही है लोगों की, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। दैट मीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से उसकी डिमांड की वजह से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले पॉलीथीन बैग इतनी यूज़ नहीं हो रही थी, लोग घर में ही एक बैग कपड़े का थैली रखते थे और उसको लेके वो सब्जी लेने जाते थे। अभी क्या है, सभी क्या यूज़ कर रहा है, प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहा है। और उसकी वजह से, और जो भी वेजिटेबल वेंडर होता है, वेजिटेबल सेल करने वाला होता है, तो वो भी हमें क्या देता है, प्लास्टिक बैग में ही सब्जी देता है। दैट मीन्स उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसको उसकी डिमांड ज़्यादा होने से क्या होता है, जो भी प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, सॉलिड वेस्ट होता है उसकी वजह से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी जिसकी प्रोडक्शन की वजह से, इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा है, प्रोडक्शन आपका डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के लिए हमें इंडस्ट्री में इतना जो भी डिमांड है उसकी वजह से हमें वो उतना प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसके लिए सब प्रोसीजर भी करनी पड़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज का भी इतना यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और उसमें जो भी वेस्ट आएगा वो एयर, वाटर और लैंड को पॉल्यूट करेगा। ओके, तो ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्स, ये सभी फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, तो क्लाइमेट चेंज है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एक्सेट्रा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम यूज़ ऐसे करें हमारी फ्यूचर, अभी हमारी ये जनरेशन को भी तकलीफ नहीं हो और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसको भी तकलीफ नहीं हो। ओके, सभी रिसोर्सेज, फ्रेश एयर, वो सब हमें पॉल्यूशन कम करे जिसकी वजह से हमें भी तकलीफ ना हो और नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट ना पड़े और इकोसिस्टम जो भी हमारा है वो सस्टेनेबल रहे। तो उस तरह से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development is a process of betterment of life in all sectors like economic, social, educational, health, sanitation, food, housing, national security, etc. It means every generation should leave air, water, soil pure and unpolluted as possible so that the next future generation is not paradise of their needs. Although it is difficult things, it can be achieved through the proper environment management. तो आपको ये proper environment management करोगे तो ही ये सब achieve हो सकता है। वो difficult thing है but try करने में कुछ बुरा नहीं है। ओके, तो ट्राई करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो और सस्टेन रहे और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसको भी ये वो फ्रेश, जो भी हमारा इकोसिस्टम है वो वैसे का वैसा रहे और जो भी उनको फ्रेश एयर, देन लैंड, वाटर, वो सब जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें कमी हो और उनके हेल्थ को इफेक्ट ना करे। In 1987, the World Commission on Environment and Development made sustainable development on the theme of its report, Our Common Future. The three important components highlighted in this report are economic development. Okay, so this includes the utilization of natural resources,
ओके तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है। तो इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसकी वजह से होगा, तो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके देन सोशल डेवलपमेंट में, तो दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ like food, drinking water, shelter, fresh air, clothes, education, health, sanitation, etc. Then environmental development, that is, this includes providing safe environment by means of providing clean air, soil and water. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होने इनफ होने चाहिए। दैन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है तो वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से राइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो सब होगा। दैट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन सोशल डेवलपमेंट में प्रोवाइडिंग बेसिक नीड, जो भी हमारी बेसिक नीड है, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, फ्रेश एयर, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। ओके तो वो सब हमें सोशल डेवलपमेंट के लिए ये सब ज़रूरी है प्रोवाइड करना। देन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरमेंट बाय मींस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन air, soil and water. Sustainable development, that idea of sustainable development was strongly supported by the Earth Summit 1992 held at Rio de Janeiro, Brazil. It was the largest environment conference ever held, attracting 30,000 people and more than 100 heads of states. United Nations General Assembly asked for a report on progress made towards sustainable development. Sustainable development should be a part and parcel of national development plan of each country. It can be achieved by keeping the following points in the consideration. The first one is controlling population explosion. जो भी population explosion हो रहा है, population बढ़ रहा है, उसको control करना पड़ेगा. Then reducing the over exploitation of resources. That means जो भी overuse है resources का, तो वो हमें कम करना पड़ेगा. Enhancing the conservation of natural resources like water, soil, forest, energy. जो भी हमारे पास natural resources है, ओके कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो कौन सा है, तो वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट और एनर्जी जो भी है उसका हमें उसको हमें सेव करना पड़ेगा. ओके कंजर्व, बचाना पड़ेगा, यानी हम उसका यूज लिमिटेड करें, बहुत ज्यादा नहीं करें. ओके देन मिनिमाइजिंग द वेस्ट प्रोडक्शन बाय परफॉर्मिंग द रिसाइकलिंग एंड रीयूज. तो हमें वेस्ट प्रोडक्शन है उसको आपको वेस्ट प्रोडक्शन जो भी है उसको मिनिमाइज करना है. क्या करके, तो रिसाइकल और रीयूज करके उसको वेस्ट प्रोडक्शन को हमें मिनिमाइज करना है. एनहेंसिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलार, विंड. और हमें क्या यूज करना है, तो सोलार, विंड, वेव और बायोमास एनर्जी जो भी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसकी वजह से जो भी एनर्जी है उसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है, तो वैसे रिसोर्सेज का हमें यूज करना है. देन यूज ऑफ क्लीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. ओके तो जो भी हमारे पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है तो ऐसी यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से जो भी एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूट होता है वो ना हो. ओके तो प्रोवाइडिंग हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर टू पुअर पीपल, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. दैट मीन्स हमें जो भी गरीब लोग है, पुअर पीपल है, उनको हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो. Then encouraging the empowerment and education of women, then development of industrial pollution control methods to reduce the level of pollution. तो हमें क्या करना है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, जो भी इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन होता है उसकी मेथड्स फाइंड आउट करना है कि भाई किसकी वजह से ये इंडस्ट्री में पॉल्यूशन होता है वो कम हो. तो ऐसी मेथड्स यूज करके इंडस्ट्री में हमें
पॉल्यूशन कम करना है। By marking strategies for eradication of a poverty, okay, then arranging tree plantation programs, tree plantation programs हमें arrange करना है, then poverty को कम करना है by marking strategies for eradication of the poverty जो भी है उसको हमें खत्म करना है, ओके उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, बिकॉज उनके पास लेक ऑफ एजुकेशन होता है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। Climate change refer to any significant change in climate factors such as temperature, wind, precipitation यानी rainfall then lasting for a unexpected period. That means climate change क्या है? तो climate change refer to any significant change in climate factor. Climate factor में जो भी significant changes आता है that is called climate change. तो climate factors कौन कौन से है, क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, क्लाइमेट फैक्टर्स जवाबदार है? तो टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, लास्टिंग फॉर एन अनएक्सपेक्टेड पीरियड। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, विंड बहुत ज़्यादा अभी प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा या कम होना, देन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या कम होना, ओके उसका कोई टाइम नहीं होता है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, ओके तो वो जो डिस्टर्ब हो रहा है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। द टर्म क्लाइमेट चेंज इज वेरी ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द ग्लोबल वार्मिंग बट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो क्लाइमेट चेंज इज वेरी ऑफन यूज्ड, क्लाइमेट चेंज किसके साथ यूज हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, बट ग्लोबल वार्मिंग अलग ही है। But the rise in temperature of the earth by climate change refers to other term. Global warming refers to the changes in addition to the global warming. तो क्लाइमेट चेंज क्या है? तो क्लाइमेट चेंज में सबकी बात है क्लाइमेट फैक्टर में, बट ग्लोबल वार्मिंग में क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर का ही बात किया गया है कि राइज इन टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? द चेंज इन द सन्स इंटेंसिटी, सन की जो इंटेंसिटी है, जो सन रेज है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। द स्लो चेंजेस इन द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जो अर्थ की ऑर्बिट है वो उस जो सन के आजू बाजू जो सन के अराउंड जो भी अर्थ की ऑर्बिट है उसमें भी थोड़ा स्लाइट चेंज हो रहा है। चेंज इन द ओशियन सर्कुलेशन है उसके में भी चेंज हो रहा है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज दैट चेंज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लैंड, द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट चेंज द कंपोजिशन ऑफ, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर और लैंड में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन यानी क्या? जो भी वेजिटेशन एरिया है, वेजिटेटिव एरिया है वो कट रहे हैं, प्लांट्स ट्रीज का सब कट रहा है, उसकी वजह से जो भी CO2 प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर है उसमें क्या यूज होता है? CO2 यूज होता है, यानी जो भी हमारे शरीर में से CO2 निकलता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, ओके वो उसको यूज करता है और O2 रिलीज करता है, और O2 हमें यूज में आता है, तो हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। देन फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। देन डेजर्टिफिकेशन यानी जो भी डेजर्ट है डेजर्ट जैसा बन गया है सभी जगह पे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स गांव की पब्लिक है वो कहाँ पे जा रही है, ओके वो शहर में ट्रांसफर हो रही है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सब की वजह से एटमॉस्फेयर और लैंड का जो कंपोजिशन है ओके वो डिस्टर्ब हो रहा है, ओके देखो फॉसिल फ्यूल है तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन है तो उसकी वजह से CO2 बढ़ेगा, डिजर्टिफिकेशन है तो डिजर्टिफिकेशन यानी प्लांट्स वगैरह हम जो भी ग्रो किया है वो हमने काट दिया है तो वो उसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होगा। अर्बनाइजेशन है तो जो भी गांव की पब्लिक है वो कहाँ पे
जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो भी उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो शहर में सिटी में ट्रांसफर होती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो उसकी वजह से भी इनबैलेंस होगा और वहाँ पे पब्लिक बढ़ेगी तो सभी रिसोर्सेज जो भी है उनका यूज ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो पब्लिक बढ़ रही है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो this one is called human activities. This that change the composition of the atmosphere and land. Effect of climate change: extreme hot and cold spills of temperature. That means आपको कभी कभी ज़्यादा हॉट लगता है, दैन ज़्यादा ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर लगता है, यानी ठंडी और गर्मी का ज़्यादा एहसास होता है। वेट और ड्राई स्पील्स ऑफ रेनफॉल, कई बार जो भी रेनफॉल है उसमें भी ज़्यादा और कम रेनफॉल, आप वेट और ड्राई स्पील्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल जो भी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज की वजह से वेट और ड्राई स्पेल्स ऑफ रेनफॉल है उसमें भी चेंज होता है। तो कई बार क्या है, वेट फॉर्म में रेनफॉल गिरेगा, कई बार ड्राई फॉर्म में रेनफॉल गिरेगा और उसका भी क्या बोलता है क्या बोलते हैं उसका प्रोपोर्शन भी सेम नहीं रहेगा, ज़्यादा और कम रहेगा। साइक्लोन्स, अभी बीच में भी साइक्लोन आया था तो वो किसकी वजह से, जो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है उसमें डिस्टर्ब हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसकी वजह से ये सब आपको झेलना पड़ रहा है। ओके, देन फ्लड्स है, राइज इन सी लेवल है, ओके, ग्लोबल वार्मिंग है। की साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो कौन कौन सी साइंस है जिससे आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एंड डेटा पब्लिश्ड बाय NAOO US प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड की साइंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। Increase in global concentration of CO2 and other greenhouse gases. The concentration of CO2 and other greenhouse gases, that is CH4, that is methane, and N2O has increased tremendously during the last few decades, and the international industrial revolution has resulted in an increase in the concentration of CO2. That means industry में production ज़्यादा होगा तो CO2 release ज़्यादा होगा in the atmosphere, or about 30% from 280 ppm V around the year 1700. That means 1700 to a value of cover 360 ppmv in year 2011. तो आप देख सकते हो पहले कितना था, 280 ppmv था CO2 का प्रपोर्शन, और अभी कितना है, अभी 360 है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री में से CO2 ज़्यादा रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दैन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज राइजन अबाउट 0.90 centigrade since the late 19th century. The year 2016 was the warmest year of the record, and the main reason for this rise in increased CO2. CO2 के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, एंड अदर मैन मेड emissions in the atmosphere. Okay, the oceans have absorbed much of this increased heat with a top 700 meter of ocean showing warming of 0.30 degrees since 1969. The oceans have absorbed much of this increased heat. तो क्या करता है, ओशियन जो भी ये हीट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ CO2 तो वो एब्सॉर्ब करता है। ओके, विद द टॉप 700 मीटर ऑफ ओशियन शोइंग वार्मिंग ऑफ 0.30 डिग्री सिंस 1969। ओके, तो जो भी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है तो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, ग्लोबल टेम्परेचर की टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ वो हमें इसमें दिखाता है। तो अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज राइजन अबाउट 0.9, तो ये ईयर में इतना था फिर बाद में इतना बढ़ा बिकॉज ऑफ CO2। और द ओशन क्या करता है, जो भी ज़्यादा टेम्परेचर है उसको एब्सॉर्ब करता है, और कितना बाद में टेम्परेचर रहा, तो 0.30 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस 1969। ओके,
सिंकिंग ऑफ आइस शीट्स, अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जो भी आइस शीट्स है वो आइस शीट्स, जो भी एंटार्क्टिक ग्रीनलैंड में जो आइस शीट्स है वो उसका मास घटेगा। ओके, द ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका पिघलेगा, जो भी आइस शीट्स है उसका पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। द ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिक आइस शीट्स हैव डिक्रीज्ड इन मास। डेटा फ्रॉम नासा's report show the Greenland lost an average of 281 billion tons of ice per year between 1993 to 2016, while Antarctica lost about 119 billion ton of ice during the same period, and the rate of Antarctica ice mass loss has tripled in the last decade. That means because of ये टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, आइस शीट्स जो भी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से जो भी ओशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, मीन सी लेवल दैट इज कॉल्ड, और सी लेवल बढ़ेगा। ओवर द पीरियड 1901 to 2010, global sea level rose by 0.19 meter. It is nearly double that of the last century. मेन रीजन क्या है कि जो भी आपके पास आपका जो भी एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब हुआ, तो CO2 की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो भी CO2 का टेम्परेचर बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो भी आइस शीट्स है, देन जो भी बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो गया। अगर बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी सी लेवल है वो बढ़ गया। सी लेवल सी राइज, सी का जो लेवल होता है, ओके, ओशन लेवल में जो सी लेवल का जो सी लेवल होता है वो बढ़ गया, तो ये पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ CO2। ओके, और टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से ये सब डिस्टर्ब हो गया। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज बाय अबाउट 1 degree in the last century. The main cause of this temperature rise is the abnormal increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. तो greenhouse gases जो भी है, okay, so the main cause of this temperature rise is abnormal increase in the greenhouse gases in the atmosphere. तो greenhouse gases है जो भी उसमें वो ज्यादा हो गए, उसकी वजह से टेम्परेचर और का डिस्टर्ब हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया। तो उसमें क्या होता है कि कई जो भी हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, तो वो क्या होता है कि जो भी अल्ट्रावायोलेट रेज है वो कई रेज एब्जॉर्ब करता है, कई रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में ये जो भी गैसेस है उसका जो भी अमाउंट है और क्वांटिटी है वो बढ़ गया, और बढ़ गया उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो UV रेस जो भी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अंदर का अंदर ही रहेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता रहता है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाहर टेम्परेचर है, बाहर ठंडा है, फॉर एग्जांपल कोल्ड है, बट आप गाड़ी में बैठोगे तो थोड़ी देर में आपको गर्मी लगने लगेगी अंदर। ओके, तो वो भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। Greenhouse is a house made of glass to have higher temperature inside compared to outside temperature. It is used particularly in cold countries to grow the tender crops or delicate crops. Higher growth of plants inside the house is maintained by controlling the temperature, humidity and carbon dioxide. तो हायर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो भी डेलिकेट प्लांट्स है उसके ग्रोथ के लिए हमें हायर टेम्परेचर, कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, ग्लास जैसा हमने रखा है। कोल्ड कंट्रीज में क्या है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्लांट्स को कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो उसको हायर टेम्परेचर में बाहर के जो भी टेम्परेचर है कोल्ड, बाहर टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड होगा, अंदर का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रखना पड़ेगा, तो उसको
इस जगह पे ग्रो कर किया जाता है, तो उसको हायर ग्रोथ ऑफ उसको जो भी ग्लास होता है, ओके, ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास, तो ग्लास में उसको अंदर ग्रो किया जाता है, जिसकी वजह से उसको हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड उसके ग्रोथ के लिए मिलना चाहिए, वो मिले इसीलिए, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सन है, उसमें से कौन सी एनर्जी निकली, तो दैट इज यूवी रेस, ओके, अल्ट्रा वायोलेट रेस। तो ये अल्ट्रा वायोलेट रेस है वो किस पे इफेक्ट करेगा, अर्थ पे, ओके, तो उसकी वजह से अर्थ क्या होगी, अर्थ सरफेस इज हीटेड, हीट then infrared rays plus UV rays emitted by heated earth surface, okay, और ये जो लेयर है, लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर वेपर, तो ये जो लेयर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ये लेयर बन गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जितना बाहर जाना चाहिए, शॉर्ट वेव जितना बाहर निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं, अंदर का अंदर ही रहेगा, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंफ्रारेड रेज प्लस यूवी रेज एमिटेड बाय हीटेड अर्थ सरफेस, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंफ्रारेड रेज रिफ्लेक्टेड बैक, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज राइजेस। और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वेव्स प्लस सम इंफ्रारेड पासेस थ्रू द GHG लेयर, दैट मीन्स यहाँ पे कई रेज क्या है, वो पास हो, शॉर्ट वेव्स एब्सॉर्ब बाय द अर्थ ऑब्जेक्ट्स, जो शॉर्ट वेव्स है कई ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब करता है, और कई ऑब्जेक्ट क्या और इंफ्रारेड प्लस यूवी रेज, तो अर्थ सरफेस, देन अर्थ सरफेस इज हीटेड, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वेव्स प्लस सम इंफ्रारेड पासिस थ्रू द GHG लेयर, तो यहाँ पे सन रेज आया, ओके, सन रेज जो भी है ये लेयर में से निकला, और वहां से जो भी शॉर्ट वेव्स प्लस सम इंफ्रारेड पासेस थ्रू द GHG लेयर, तो यहाँ से ये पास हुआ, और शॉर्ट वेव्स एब्सॉर्ब बाय द अर्थ ऑब्जेक्ट्स, जो भी अर्थ ऑब्जेक्ट्स है उसमें से शॉर्ट वेव्स एब्सॉर्ब हुआ, देन इंफ्रारेड प्लस यूवी रेज, ओके, यूवी रेज एमिटेड बाय द हीटेड अर्थ सरफेस, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था, कई रेज है वो क्या होगा, अर्थ सरफेस हीटेड, यहाँ पे अर्थ सरफेस हीट हुआ, या गर्म होगा, देन वहां से इंफ्रारेड प्लस यूवी रेज एमिटेड बाय द हीटेड अर्थ सरफेस, और वहां से इंफ्रारेड और यूवी रेज निकलेगा, अगेन वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, और वहां से ये लेयर की वजह से ये अगेन रिफ्लेक्ट होगा, तो और कई रेस है जो भी सम अमाउंट ऑफ रेस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, ओके, और रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये लेयर ज्यादा हो तो रिफ्लेक्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा यानी रिफ्लेक्शन यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ज्यादा होगा, बट जो भी यूवी रेज वापिस एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर यानी जो भी हमारा ओजोन लेयर है उसके बाहर नहीं निकलेगा, ये जो लेयर है वहां से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो भी अर्थ टेम्परेचर है वो बढ़ता ही रहेगा, यानी कई रेज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ओके, देन कई रेज है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक, ओके, आगे पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। Solar energy from the sun travel in the form of electromagnetic waves as ultraviolet radiation and infrared radiation. The short wavelength radiation passes through the glass and are absorbed. The solar energy from the sun travels in the form of electromagnetic waves. जो solar energy है वो किस form उसका फॉर्म क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। जो शॉर्ट वेवलेंथ के वेव्स है सन रेज में से जो भी एनर्जी निकलती है उसमें से किस टाइप के रेज होता है, शॉर्ट वेवलेंथ के रेज होता है और लॉन्ग वेवलेंथ के रेज होते हैं। तो शॉर्ट वेवलेंथ के रेज को क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रावायोलेट रेज, और लॉन्ग वेवलेंथ के रेज को क्या बोलते हैं हम, इंफ्रारेड रेडिएशंस।
The short wavelength radiation passes through the glass and are absorbed by the object. तो short wavelength radiation जो भी है वो किस में से पास होगा? This passes through the glass and absorbed by the objects, and in being thus absorbed it is converted into heat energy. Then absorb होने के बाद वो किस में convert होता है? Heat energy में convert होता है, and which is given off in the form of infrared radiation. That means short wavelength वाले जो rays है वो long wavelength में कन्वर्ट होते हैं. Unlike short wavelength radiation, infrared radiations are prevented. Long wavelength are prevented by glass walls from the escaping. That means जो long wavelength infrared radiation है, that means short wave किसमें कन्वर्ट हुआ? लॉन्ग वेव में. लॉन्ग वेव जो भी हमारा लेयर है गैसेस का उसमें से वो पास नहीं होते हैं, एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, बट इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. The trapped heat energy causes the inside air temperature to rise and keeps it warmer than the surrounding. This phenomenon is known as greenhouse effect. The heating of the car sitting in the sun is an example of greenhouse effect. In the absence of the greenhouse effect, the average temperature of the earth's surface, greenhouse effect नहीं होता तो temperature of the earth's surface would be instead of present 15 degree. ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो टेम्परेचर क्या होता 15 डिग्री, बट है तो अभी कितना है 19 डिग्री है. Earth has greenhouse. Almost similar phenomenon takes place in the atmosphere where greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, then chlorofluorocarbons, ozone, water vapor act like a glass in the greenhouse. तो एक लेयर है एटमॉस्फेयर में गैसेस का लेयर है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है. सोलर रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव एंड इन द शॉर्ट वेव्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस and converted to heat energy and emitted into the space as long wave radiations. And the greenhouse gases present in the atmosphere absorb the re-radiated long wave radiation and send them back and heat the earth surface to maintain the temperature. तो ग्रीन हाउसेस में ऐसा ही होता है कि जो भी शॉर्ट वेव है उसका लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होगा, फिर वो अगेन वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा. जो भी गैसेस का लेयर है वो एब्सॉर्ब नहीं करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है और सरफेस पे वापस, उसी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है. मोस्ट ऑफ द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आर ऑफ 0.2 to 4 micrometer range, which become long wave radiation range 4 to 100 micrometer after getting reflected by the earth. ओके, इट इज फाउंड दैट मीन्स अभी आगे भी हमने डिस्कस किया कि जो भी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है वो क्या होगा विच बिकम्स लॉन्ग वेव रेडिएशन. वो शॉर्ट वेव का लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्जन होता है आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ पे से वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है. इट इज फाउंड दैट बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द अराउंड 7 to 12 micrometer the absorption of reflected radiation is almost. So it is found that between the wavelength of around 7 to 12 micrometer absorption of the reflected radiation is almost nil. तो जो भी 7 to 12 माइक्रोमीटर वेवलेंथ जिस रेज की है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. Okay, absorption of the reflected radiation is almost nil, which is called the atmospheric window. Okay. Thus, the maximum of radiations absorbed by the greenhouse gases heat the atmosphere, and very little is passed to escaped in the space, and therefore that means इस gases का layer की वजह से वो escape होना चाहिए स्पेस में, escape होना चाहिए स्पेस में. जो भी क्या बोलते हैं लॉन्ग रेडिएशन और लॉन्ग वेव्स है वो एस्केप होने चाहिए, वो
नहीं होता है। ओके, एनर्जी रिसोर्सेज और लॉन्ग वेव्स है वो एस्केप नहीं होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। Therefore, if the atmosphere had been free from greenhouse gases, then the earth would have been very cold because of complete radiation lost from the atmosphere to the space. Greenhouse gases. The greenhouse effect is caused by gases in the atmosphere which have the ability to absorb the sun's energy, that is usually radiated back into the space from the earth. These gases are popularly known as the greenhouse gases. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इज कॉज्ड बाय द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी दैट इज यूजुअली रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है तो उसकी वजह से क्या होता है, कई एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, कई एनर्जी जो भी है वो एब्जॉर्ब होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। टेम्परेचर उसकी वजह जो भी ग्रीन हाउस का है और सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि अर्थ पे टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से रहता है। ओके, बट ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगे तो भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। जो भी स्पेस में जो भी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, लॉन्ग वेव है, उसका शॉर्ट वेव में कन्वर्ट हुआ, शॉर्ट वेव जो एस्केप होना चाहिए स्पेस में वो नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से है, टेम्परेचर वार्म रखने की वजह क्या है, इसकी वजह से वार्म रहती है, जो अर्थ सरफेस है वहां पे टेम्परेचर क्यों गर्म रहता है। ओके, तो उसकी वजह ये है बिकॉज उसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर गर्म रहता है। Okay, the greenhouse effect is caused by the gases in the atmosphere which have the ability to absorb the sun's energy that is usually radiated back into the space from the earth. These gases are popularly known as the greenhouse gases. The major greenhouse gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, then chlorofluorocarbon, then ozone, water vapor, etc. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्लोरो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसके रिलेटेड हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।